तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम क्या करेंगे सर, हम रिवाइज करेंगे द टॉपिक ऑफ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले तो एक बात बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिटर होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। सो ही कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसके पास डिप्लोमा है। सर ये डिप्लोमा कौन सा है? ये है गवर्नमेंट का डिप्लोमा अबाउट द कोऑपरेटिव अकाउंट्स, या फिर कॉपरेशन एंड अकाउंटेंसी वाला। तीसरा, ही हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर विद द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी बंदा इन तीन में से कोई कंडीशन पूरी करेगा, ही कैन बिकम अ ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें ये तीनों कंडीशन नहीं थी। उसमें उन्होंने सिंपल सी बात बोली, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तभी आप ऑडिट कर सकते हो, वरना आप ऑडिट नहीं कर सकते। सर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। ऑडिटर की फीस कौन देगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। इसको जो फीस मिलेगी वो किस बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल ऑफ फीस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल ऑफ फीस विच इज डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रार। सर इसके बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताओ। बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताओ। तो जो बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है वो इसका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है वो डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का जो एक्ट है वो क्या बताता है? मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड। जो पैसा आया जो पैसा गया वो बताओ। प्लस रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन तीनों का रिकॉर्ड बनाना है। ये कहता है कि जो स्टेट एक्ट है वो आपको गाइड कर रहा है। अगर आप चाहो तो आप और एक्स्ट्रा अकाउंट्स बना सकते हो। सर और एक्स्ट्रा अकाउंट्स किसके बना दें? अगर आपकी कैश सेल्स है तो उसके बारे में बताओ। अगर क्रेडिट सेल है तो जो डेटर से रिकवरी हुई, जो आपकी डेटर से कलेक्शन हुई उसके बारे में बताओ। अगर आपने कोई लोन दिए थे उन पे जो रिकवरी हुई उसका बना सकते हो। प्लस जो लोन्स डिसबर्स हुए उसके अकाउंट्स बना सकते हो। एनी अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपको मन कहे ठीक से बना सकते हो। क्या शेयर होल्डिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? 1000 रुपीज और 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। 1000 रुपीज और 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, इससे ज्यादा कोई भी बंदा शेयर होल्डिंग नहीं कर सकता। बट अगर कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है, अगर कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है तो उसके ऊपर शेयर होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है सर। और अगर स्टेट एक्ट्स चाहें, अगर स्टेट एक्ट चाहें तो वो अपने अपने एक्ट को अमेंड करके शेयर होल्डिंग की लिमिट को ऊपर कर सकते हैं। सर क्या लोन्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? द आंसर इज यस। आप अपने किसी भी मेंबर को, आप अपने किसी भी मेंबर नहीं, आप अपने मेंबर के अलावा, आप अपने मेंबर के अलावा किसी को लोन नहीं दे सकते। बट रजिस्ट्रार की परमिशन लेके, रजिस्ट्रार की परमिशन लेके आप अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकते हो। अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकते हो। वापस सुनना मेरी बात, जो आपका मेंबर है उसके अलावा किसी को लोन नहीं दे सकते। बट रजिस्ट्रार की परमिशन लेके एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकते हो। सर क्या बोरोइंग्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? द आंसर इज डिपेंड्स ऑन द बायलॉज ऑफ द कंपनी। डिपेंड्स ऑन द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी कहां से आ गई? ठीक है। सो ऑडिटर को भी बायलॉज ध्यान में रखने हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, विच इज आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कौन सी चार जगह हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो? सबसे पहली जगह कौन सी है? सर यू कैन इन्वेस्ट इन द कोऑपरेटिव बैंक्स। कौन से कोऑपरेटिव बैंक? सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इनके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रजिस्ट्रार की परमिशन लेके। प्लस इंडिया किसमें ट्रस्ट करती है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में। तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर मनीज। एनी अदर नहीं, आप ऐसी सोसाइटी के, आप सिक्योरिटीज ऑफ द अदर रजिस्टर्ड सोसाइटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, डिवेंचर्स, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर मनीज, एनी अदर मनीज परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सर एक बात बताओ, रिजर्व फंड में जो पैसा जाएगा वो क्या है? वो एप्रोप्रिएशन है। प्लस डिविडेंड और बोनस उसके बाद होगा। डिविडेंड और बोनस उसके बाद होगा, यानी रिजर्व फंड में पहले पैसा जाएगा, जो प्रॉफिट बच जाएगा उससे आप डिविडेंड करो, उससे आप बोनस दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कर सकते हो, बट अगेन रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी पड़ेगी एंड मैक्सिमम 10%। सर चैरिटेबल के लिए हमको पैसा देना है, क्या उससे पहले हमको रिजर्व फंड में पैसा डालना पड़ेगा? यस। पहले आप रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफर करोगे, फिर जो पैसा बचेगा वो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज वर्किंग कैपिटल। यानी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है उसका क्या कर सकते हो? या तो एज अ वर्किंग कैपिटल यूज करो, या आप उसको इन्वेस्ट कर दो, जो हमने ऊपर 4-5 तरीके पढ़े थे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज आप उसका क्या कर सकते हो? इट कैन बी यूज फॉर सम पब्लिक पर्पस लाइक प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी। तो अगर आपको लगता है आपकी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने के लिए आपको उसको फंड को यूज करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी है? आंसर इज यस, इट इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट।
इट इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, यानी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस भी हो रहा होगा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस भी हो रहा होगा तो भी एजुकेशन फंड में पैसा डालना है। हमने एग्जांपल जो पढ़ा था, हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट देखी थी, उसमें आपको याद होगा हम एजुकेशन फंड में पैसा डाल रहे थे जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस हुआ है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉस हुआ है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये वाले पॉइंट्स एक बार फटाफट रीड कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। नाउ कम्स स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। सर ओवरड्यू डेट्स का क्या मतलब है? डेट्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड 6 मंथ से लेके 5 साल, 6 मंथ से लेके 5 साल एंड 5 साल से ज्यादा, ये क्लासिफिकेशन होती है ओवरड्यू डेट्स की। अब एक बात बताओ, ओवरड्यू डेट्स पे जो भी इंटरेस्ट आना है, ओवरड्यू डेट्स पे जो भी इंटरेस्ट आना है, क्या मैं अक्रूवल बेसिस पे करूंगा, रियलाइजेशन बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर रखा है तो यू नीड टू रिड्यूस दैट इंटरेस्ट, यू नीड टू रिड्यूस दैट इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को फिर आपने रिड्यूस करके चलना है। सर बैड डेट्स के बारे में बताओ, क्या बैड डेट्स में अपने मन से बना सकता हूं या सर्टिफिकेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा? सर्टिफिकेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जनरल रूल्स फॉलो करने हैं, यानी एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी? एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, वही आपकी बुक वैल्यू बनेगी। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं क्या होगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यही बात आपने ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज अधेरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। सर ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स वाली बात क्या है? कह रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब आप चेकिंग करते हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स, बट आपको ये भी चेक करना है कि इसके मेंबर्स का वेलफेयर हुआ कि नहीं, प्लस क्या इन्होंने जो अपनी फंड्स थे उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया कि नहीं। इसके लिए आप कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स लगा सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज कर सकते हो, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो। बट most of the time what you will find that actual results vary a lot from the expected results। जो actual results है और expected results है उसमें बहुत wide divergence होगा। तो ये जो मॉडर्न कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स है ये इन पे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती। प्लस इनको मिनिमम वेस्टेज करनी चाहिए, इकोनॉमिकली काम करना चाहिए, प्लस दे शुड अवॉइड मिडलमैन कमीशन, दे शुड अवॉइड मिडलमैन कमीशन। कैसे अवॉइड करेंगे? दे शुड परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, डायरेक्टली इनको होलसेलर से खरीद लेना चाहिए, सदर बाजार खाड़ी बावली से यहां से खरीदना चाहिए, वहां पे होलसेलर बैठे होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी शुड बी फॉलोड, यानी जितना खर्चा होना चाहिए उतना ही खर्चा करें, ज्यादा खर्चा ना करें। ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, आपने चेक करना है एज एन ऑडिटर क्या इन्होंने एक्ट एंड रूल्स के साथ कंप्लाई किया। अगर कॉन्ट्रावेंशन करी तो उसके फाइनेंशियल इफेक्ट देखो, यानी क्या इनको पेनल्टी पे करने की जरूरत तो नहीं। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड देयर पासबुक। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है मैंने 10 लोगों को लोन दिए, 5 लोगों से रिकवरी करी, तो उनमें से सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना उनकी पासबुक से क्या इन लोगों को लोन दिया गया था, क्या इनसे रिकवरी की गई। एज एन ऑडिटर यू नीड टू डू दिस। अब आता है सर स्पेशल रिपोर्टिंग टू द रजिस्ट्रार। स्पेशल रिपोर्टिंग टू द रजिस्ट्रार में आपने सीरियस इररेगुलरिटीज रिपोर्ट करनी है। सीरियस इररेगुलरिटीज का क्या मतलब है? फ्रॉड। 4 केसेस आते हैं, ध्यान से समझना। बैंक ने दिया लोन, बैंक ने दिया लोन यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने दिए डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांसेस टू द वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप यानी इसके खुद के रिलेटिव्स होंगे, प्लस रिकवरी भी नहीं कर रहा, डेलिब्रेट नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरी। सर किसको लोन दिया था? मिस को। किसको लोन दिया था? अपनी मिस को दिया था, प्लस पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स। दूसरा पॉइंट क्या था? मिसमैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिसमैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज पकड़ा गया। सर पकड़ा गया यानी इट वाज डिटेक्टेड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस, परचेजेस, प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स। एक्सपेंसेस, परचेजेस, एक्सपेंस का एक तरीका क्या होता है? परचेज। जो परचेज करके लाए हो स्टोर्स, उसमें देख लेना कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। ठीक है सर। अब आता है ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। ऑडिटर का काम है क्लासिफिकेशन देना। इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो क्लासिफिकेशन पसंद आए तो वो रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करेगी, फिर रजिस्ट्रार क्या बोलेगा ऑडिटर को कि रिकंसीडर करो क्लासिफिकेशन। एंड जब भी ऑडिटर क्लासिफिकेशन देगा ही शुड बी वेरी केयरफुल, उसको काफी केयरफुल होना चाहिए व्हाइल मेकिंग द डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ द सोसाइटी। मुझे एक बात बताओ, जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या क्लास था? सर उसमें था क्लास ई। उसमें क्या थी क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ई थी। ठीक है। अब आता है डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। क्या ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भी डिस्कस करके चलनी चाहिए विद द मैनेजिंग कमिटी? करनी चाहिए, ताकि जो माइनर इरेगुलरिटीज है वो करेक्ट हो जाए, और जो सीरियस पॉलिसी मैटर्स है दीज कैन बी डिस्कस्ड इन डिटेल। ऑडिट रिपोर्ट बहुत इजी है, जो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए थी वो मिल गई। बैलेंस शीट और पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। बैलेंस शीट और पीएनएल अंडरलाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हैं। और क्या था सर?
और इसमें कुछ है खास, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दे रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शंस, दे गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, प्लस बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर इन एग्रीमेंट, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया, और इसमें कुछ है नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ठीक है। प्लस ये कुछ 5 बातें हैं जिसके बारे में आपको एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। 5 बातें क्या, ध्यान से समझना। कॉन्ट्ररी ट्रांजैक्शन, सम्स जो आपको लगता है सोसाइटी में लाने चाहिए थे बट वो अभी तक नहीं लाए, एनी मटेरियल और प्रॉपर्टी which appears to be bad and doubtful for recovery, material irregularity or any other matter by the registrar। तो इन 5 पॉइंट्स को प्लीज एक बार अच्छे से रीड कर लेना, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अब ये क्या कहता है, 2 सेट ऑफ क्वेश्चनएयर इसको फिल करने हैं, ये बड़ा आसान चीज है। पहला सेट ऑफ क्वेश्चनएयर क्या है सर, पहला सेट ऑफ क्वेश्चनएयर है जनरल नेचर का, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चनएयर है स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसी के साथ इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट नरेटिव फॉर्मेट में देनी पड़ती है टू द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। नरेटिव फॉर्मेट का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या था सर, पार्ट 1 में फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी की बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो पार्ट 2 होता है ये हल्का फुल्का, इसमें मसाला नहीं है, ये रूटीन नेचर की बात, ये रूटीन नेचर की बात करते हैं, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आता है सर ऑडिट ऑफ एमएससीएस, इसके ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना डिप्लोमा ना एक्सपीरियंस, ना डिप्लोमा ना एक्सपीरियंस, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप क्वालिफाइड हो, ठीक है सर। कौन कौन नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर और एम्प्लॉय, प्लस मेंबर और इन एम्प्लॉयमेंट विद द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इनडेटनेस की लिमिट है 1000 रुपीज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑडिटर, अगर अपॉइंट नहीं किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड एट द एजीएम एंड ही विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट एजीएम, वो नेक्स्ट एजीएम तक कंटिन्यू करेगा। पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, जैसे सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की थी वही पावर्स एंड ड्यूटीज है। फिर आता है इंक्वायरीज, इंक्वायरीज कौन सी करनी है, ABEF, ABEF यानी लोन्स एंड एडवांसेस, बुक एंट्रीज, पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट एंड शेयर्स इशूड फॉर कैश। जो 143 सबसेक्शन 1 वाली इंक्वायरीज थी वही की वही सेम इंक्वायरीज आपने यहाँ पे करके चलनी है। नाउ कम्स द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 1 गन 2 शू 3 ट्री 4 डोर, यही आपने 1 से 4 तक सारी ऑडिट रिपोर्टिंग करनी है और बोलना है बैलेंस शीट और पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, यहां आपका ऑडिट रिपोर्ट भी कवर होता है। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, क्या स्पेशल ऑडिट कराया जा सकता है, उन्होंने कहा हाँ, 3 केसेस में स्पेशल ऑडिट होता है, ध्यान से समझना। एक तो जो अफेयर्स है वो मिसमैनेज्ड है, इतने मिसमैनेज्ड है दैट इट कैन कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस, ये सीरियस इंजरी और डैमेज कर सकता है टू द ट्रेड एंड बिजनेस। एंड लास्ट पॉइंट इज इनकी सॉल्वेंसी पे शक हो रहा है, अब हमको इनकी सॉल्वेंसी पे शक हो रहा है, इट इज इंडेंजरिंग देयर सॉल्वेंसी। 3 चीजें समझना, अफेयर्स आर मिसमैनेज्ड, अब हमको लग रहा है इट विल कॉज इंजरी, इट विल कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड द बिजनेस, एंड थर्ड पॉइंट क्या था सर, इट इज ऑल्सो इंडेंजरिंग देयर सॉल्वेंसी, इट इज ऑल्सो इंडेंजरिंग देयर सॉल्वेंसी। तीनों में से कोई भी केस लगता है तो स्पेशल ऑडिट हो सकता है। स्पेशल ऑडिट कौन करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर है वो भी कर सकता है, हम किसी एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं। इसका खर्चा कौन उठाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी उठाएगी, बट खर्चा डिटरमाइन कौन करेगा कितना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट करके चलेगी। और याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों को मिला के इस सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, यानी दे शुड हैव 51% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग इन दिस सोसाइटी। अब इसमें कौन सी चीज रह गई थी, अब इसमें कौन सी चीज रह गई है, ऑडिट रिपोर्ट। सर स्पेशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितने टाइम में हमको देनी है, 4 मंथ्स के अंदर अंदर उस पर हमको एक्शन लेना है। अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर वो रिपोर्ट आप सोसाइटी को दो या उसके एक्सट्रैक्ट दो, सोसाइटी को आप वो दे सकते हो। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार। इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार में आपने क्या समझना था, सबसे पहले तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कब इंक्वायरी करता है, 4 लोगों के कहने पे। एक तो था फेडरल, फेडरल मतलब ढेर सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक साथ मिलकर फेडरल कोऑपरेटिव बनाती है, उसने बोला है। किसी क्रेडिटर ने बोला है, 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स और 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव, किसी ने भी एप्लीकेशन करी है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑर्डर अ इंक्वायरी। जो भी बंदा इंक्वायरी करेगा उसके पास क्या पावर्स है, राइट टू एक्सेस ऑल द बुक्स, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, पेपर्स को एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटीज को एक्सेस कर सकता है, कैश को एक्सेस कर सकता है। जिस बंदे के पास इनका एक्सेस है उसको समन कर सकता है, इनकी जनरल मीटिंग बुलवा सकता है, कितने दिन का नोटिस देके, जल्दी से बताओ इनकी जनरल मीटिंग कितने दिन के नोटिस में बुलवा सकता है, प्लीज टेल मी फास्ट। कौन कौन बच्चा जाग रहा है, जल्दी से बताओ।
इनकी जनरल मीटिंग कितने दिन के नोटिस में बुलवानी पड़ेगी? बोलो बोलो, हाउ मच डेज नोटिस, हाउ मेनी डेज नोटिस विल बी गिवन टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स? ये एक छोटा सा सवाल। पायल जयश्री क्या बात है, 7 डेज की नोटिस, 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, तभी मेंबर्स की जनरल मीटिंग आप बुला सकते हो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाएंगे तो ये खुद बुलवा लेगा एंड लास्ट में किसी भी बंदे को समन कर सकता है जिसका इसको लगता है he or she has the knowledge about the state of affairs, उसके पास नॉलेज है about the state of affairs of the entity। सर इसका फॉलो अप का पीरियड क्या है, यानी कितने टाइम में रिपोर्ट देनी है एमएससीएस को? 3 मंथ्स के अंदर अंदर। सर यहाँ पे 3 मंथ से ऊपर 4 मंथ्स क्यों था? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार है, सेंट्रल रजिस्ट्रार का ओहदा सेंट्रल गवर्नमेंट से कम होता है, तो याद रखना 4 महीने नहीं 3 महीने आएगा। इसी का रेप्लिका सेक्शन कौन सा है? इंस्पेक्शन, इसी का रेप्लिका सेक्शन है इंस्पेक्शन, उसमें भी सेम टू सेम बातें लिखी है। So that's all about it, that's all about it। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो एंड जल्द ही अपने एग्जाम्स क्लियर करके अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। यहां हमारी पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिट होता है एंड टू एंड रिवीजन कंप्लीट हो जाती है, एंड टू एंड रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इस रिवीजन के बाद एक बार खुद आप भी पूरे चैप्टर पे नजर मान लेना, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे ऑसम। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।